हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो शलाक्य तंत्र पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 6 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है वत्मगत रोग। ठीक है, तो वत्मगत रोगों में सबसे पहले आपका आता है अर्म। तो अर्म की निरुक्ति यहाँ पे बताया गया है रीते मतेन, यानी कि हमेशा बढ़ता रहते हैं। इसकी परिभाषा है कि दृश्यति गच्छति इति अर्म। ठीक है, यानी कि शुक्ल मंडल में श्लेष्मकला का उभार अर्म कहलाता है। तो जो आपका शुक्ल मंडल है उसमें श्लेष्मकला का उभार क्या कहलाता है? अर्म कहलाता है। इसके भेद के विषय में बात करें तो 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, 5 भेद कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका प्रस्तारी अर्म। तो प्रस्तारी अर्म के विषय में बताया गया है कि त्रिदोषज छेदन साध्य व्याधि है यह। तो प्रस्तारी अर्म के है त्रिदोषज होते हैं तथा छेदन साध्य व्याधि है। इसमें बोला है यह जो है शुक्ल मंडल में होता है। साथ ही साथ प्रस्तारी प्रथित मिहर्म शुक्ल भागे विस्तीर्ण तनुरुधिर प्रभम सनीलम, यानी कि यह जो है फैला हुआ चौड़ा पतला लाल व नीले वर्ण की रचना शुक्ल भाग में होते हैं। ठीक है, तो फैला हुआ चौड़ा पतला लाल व नीले वर्ण की रचना शुक्ल भाग में होते हैं। वांगभट्ट ने मृदु वेदना रहित फैलाव वाला बोले हैं। तो वांगभट्ट ने इसे मृदु वेदना रहित फैलाव वाला कहा है। ठीक है, रंग इसका काला व लाल होता है। चिकित्सा में इसमें छेदन कर्म करते हैं। तो चिकित्सा में क्या है? छेदन कर्म किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शुक्ल अर्म। तो शुक्ल अर्म के विषय में बताया गया है कि कफज छेदन साध्य व्याधि है। तो शुक्ल अर्म क्या है? कफज छेदन साध्य व्याधि है। यह धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके विषय में बताया है सुश्रुत ने। साथ ही साथ बताया है शुक्लाख्य मृदु कथयंती शुक्ल भागे सश्वेत समीह वृद्धते चिरेण, यानी कि शुक्ल भाग में मृदु श्वेत रचना होता है, उसे अपन क्या है? शुक्ल अर्म कहते हैं। नेक्स्ट है छतजर्म या लोहित अर्म या शोणित अर्म। वांगभट्ट ने बोले हैं, तो इसमें बोला है कि रक्तज छेदन साध्य व्याधि है। तो यह क्या है? रक्त छेदन साध्य व्याधि है। इसके विषय में बताया है यन्मासम प्रच्य उपैति शुक्ल भागे पद्माभम तदुपशंति लोहितर्म, यानी कि शुक्ल मंडल में मांस की वृद्धि से छतजर्म या लोहितर्म की उत्पत्ति होती है। यह कमल के समान लाल होता है। ये क्या है? छतजर्म के विषय में बताया गया। नेक्स्ट है आपका अधिमासा जर्म। तो अधिमासा जर्म के विषय में बताया गया कि सन्निपातज से छेदन साध्य व्याधि है। तो यह जो है सन्निपातज छेदन साध्य व्याधि है। विस्तीर्ण मृदु बहुल बहलम यकृत प्रकाशम श्यावम तदधिकम मासज अर्म विद्यात, यानी कि इसका जो वर्ण होता है वो यकृत के समान होता है, चौड़ा मृदु मोटा तथा श्याव वर्ण की रचना होती है। तो चौड़ा मृदु मोटा व श्याव वर्ण की रचना होती है, इसे अधिमासा जर्म कहते हैं। नेक्स्ट है स्नायु अर्म। तो स्नायु अर्म के विषय में बताया गया है सन्निपातज छेदन साध्य व्याधि है। तो स्नायु अर्म क्या है? सन्निपातज छेदन साध्य व्याधि है। शुक्ले यत् पिशत मुपैति वृद्धि मेतेत स्नावर वर्मेत अत्याभि पटितम खर प्रपांडु, यानी कि शुक्ल भाग में खुरदुरी पित्त वर्ण की मांस की वृद्धि होती है, जिसे स्नायु वर्म कहते हैं। तो शुक्ल भाग में खुरदुरी पित्त वर्ण की मांस की वृद्धि होती है, उसे अपन स्नायु वर्म कहते हैं। जिसमें क्या है? अधिक छेदन तथा लेखन कर्म करते हैं। ठीक है, तो छेदन योग्य अर्म कौन सा है? तो छेदन योग्य अर्म जिसमें स्किन की तरह क्या हो? स्किन की तरह का मुंह हो। ठीक है, इसके अलावा एलिवेटेड हो, मार्शल आकृति का हो। ठीक है, उसमें अर्म में अपन क्या है? छेदन कर्म करेंगे। ये यहाँ पे बताया गया। फिर छेदन के अयोग्य कौन है? तो अर्म कृष्ण भाग से होकर दृष्टिमंडल तक पहुँच गया हो। ठीक है, तो छेदन के अयोग्य है। ठीक है, तो जो अर्म कृष्ण भाग से होकर के दृष्टिमंडल तक पहुँच गया है वह अर्म अयोग्य है। साथ ही साथ अर्म उभरा रक्त कोशिकाओं से आवृत हो, अर्म का उभरा भाग चर्मदल के समान हो, तो वह जो है छेदन के अयोग्य के अंतर्गत आता है। फिर शस्त्र कर्म की आवश्यकता। तो मंडलाग्र शस्त्र कौन से आवश्यक शस्त्र हैं? तो मंडलाग्र शस्त्र, वड़िश शस्त्र, मुचुंडिका यंत्र। ठीक है, मंडलाग्र शस्त्र, वड़िश यंत्र, मुचुंडिका यंत्र, सूची सूत्र, इनकी आवश्यकता होती है। पूर्व कर्म में क्या करते हैं? तो संशोधन व संसर्ग
जो क्रम है वो करते हैं। भोजन में स्निग्ध अन्न का प्रयोग करेंगे। प्रधान कर्म के अंतर्गत पेशेंट को सीटिंग या सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। फिर अर्म पर लेखन कर्म कर मृदु कर लेंगे। फिर स्वेदन कर्म करेंगे। फिर अर्म को परिपट्टन कर्म करेंगे। फिर पेशेंट को अपने अपांग संधि की तरफ देखने के लिए कहेंगे और वड़ी स्वमुचंडिका यंत्र से अर्म के अग्रभाग से धीरे धीरे छेदन कर्म करेंगे। अर्म के प्रांत भाग डिस्टल एंड से धीरे धीरे सूची व सूत्र से सीवन कर्म करेंगे। साथ ही साथ मंडलाग्र शस्त्र के द्वारा अर्म जो शुक्ल भाग से कृष्ण भाग तक जा रहा है उसे 1/4 भाग छोड़ करके काट देना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। 1/4 पार्ट इज लेफ्ट सो दैट कनीनक संधि की नाड़ी न बने। ठीक है। पश्चात कर्म में क्या करेंगे? तो पश्चात कर्म में यव क्षार त्रिकटु सैंधव लवण से प्रतिसारण करेंगे। तो यव क्षार त्रिकटु सैंधव लवण से प्रतिसारण करेंगे। उसके बाद में स्वेदन करेंगे। फिर क्या है? बंधन कर्म करेंगे। फिर घृत से स्नेहन कर्म करेंगे और बंधन को हर 3 दिन में खोल देंगे। खोल करके उसमें व्रण शोधन व रोपण करेंगे। इसके अलावा अश्योतन के लिए बताया गया है कि अश्योतन के लिए करंज बीज, आमलकी, मधु, ठीक है, इनका प्रयोग करना है। इसके अलावा लेखा अंजन के लिए लोह चूर्ण संधव मिलाकर के प्रयोग करेंगे। वह लगाने से 1/4 भाग जो शेष रह जाते हैं वह निकल जाते हैं। सम्यक छेदन के क्या लक्षण है? तो सम्यक छेदन के लक्षण बताए गए सुश्रुत में कि खिंचाव गायब हो जाता है, प्राकृतिक वर्ण का होते हैं, अक्लेष्ट यानी कि नेत्र में डिफिकल्टी नहीं रहती, साथ ही साथ स्त्राव नहीं होते हैं, रुक्षता प्रतीत नहीं होता और नेत्र सामान्य कार्य करने में सक्षम होता है। ये यहाँ पे सम्यक छेदन के लक्षण है। फिर प्रस्तारी अर्म के विषय में बात करें तो प्रस्तारी अर्म के विषय में आचार्य सुश्रुत तथा वांग भट्ट ने क्या बोले हैं? तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है प्रस्तारी अर्म का वर्ण जो होता है, तो प्रस्तारी अर्म का जो वर्ण होता है उसके विषय में बताया गया कि रुधिर प्रभम सनीलम। ठीक है, रुधिर प्रभ व सनील होते हैं। जबकि वांग भट्ट ने बोले हैं इसका वर्ण जो होता है वो श्यावलोहित वर्ण का होता है। ठीक है। फिर अर्म की वृद्धि के विषय में बात करें तो विस्तीर्ण होते हैं, ये सुश्रुत ने बोले हैं। जबकि वांग भट्ट ने आशु वृद्धि होते हैं, ये वांग भट्ट ने बोले हैं। फिर अर्म की प्रकृति के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने तनु यानी कि पतला बोले हैं और वांग भट्ट ने मृदु बोले हैं। दोष प्रकोप के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने त्रिदोषज बोले हैं और वांग भट्ट ने त्रिदोषज व रक्तज बोले हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रस्तारी अर्म के विषय में। फिर शुक्ल अर्म के विषय में बात करें तो शुक्ल अर्म का जो वर्ण है वो सुश्रुत ने क्या बोले हैं? शुक्लाख्य सश्वेतम, जबकि वांग भट्ट ने श्वेत बताया। वृद्धि के विषय में बात करें शुक्ल अर्म का तो सुश्रुत ने बोले हैं वृद्धते क्षीरेण और वांग भट्ट ने क्या बोले हैं? क्षीर वृद्धि बोले हैं। प्रकृति के विषय में बात करें शुक्ल अर्म का तो सुश्रुत ने बोले हैं मृदु होते हैं, वांग भट्ट ने बोले हैं अधिक मासक होता है। फिर बात करें दोष के विषय में तो सुश्रुत ने बोले हैं कफज होते हैं, वांग भट्ट ने बोले हैं इसमें भी कफज दोष होते हैं। फिर क्षतज अर्म के विषय में बात करें तो वर्ण जो होता है वो सुश्रुत ने बोले हैं कि पद्माभ होते हैं, जबकि वांग भट्ट ने बोले हैं पद्मभाष होते हैं। इसी प्रकार वृद्धि के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने बोले हैं पश्चिमोपैती होते हैं, जबकि वांग भट्ट ने बोले हैं अधिमासज होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के विषय में बात करें तो संलक्षण बताया क्षतज अर्म का सुश्रुत ने, वांग भट्ट ने मृदु बताया है। दोष के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने रक्त दोष बताए हैं क्षतज अर्म में, वांग भट्ट ने रक्तज बताया, दोनों ने सिमिलर माना है। अधिमासज अर्म के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने बोला है यकृत प्रकाश श्याव होते हैं वर्ण, वांग भट्ट ने अश्रिक पिंड पान बताए हैं। वृद्धि के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने विस्तीर्ण बताए हैं, वांग भट्ट ने पृथु बताए हैं। प्रकृति के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने मृदु बहल बताए हैं, वांग भट्ट ने शुक्ल बहल बोले हैं। दोष में सुश्रुत ने सन्निपातज बताया और वांग भट्ट ने भी सन्निपातज बताया। तो ये आपको याद रखना है। फिर स्नायु अर्म के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने बताया है कि पांडु वर्ण का होते हैं, वांग भट्ट ने नहीं बताया है। वृद्धि में तत् बताया है सुश्रुत ने। प्रकृति के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने खर बताया है, जबकि वांग भट्ट ने स्नायु सन्निभम बताया है। सुश्रुत ने इसे त्रिदोषज माना है। ठीक है। अब अर्म को पेट्रिजियम से कोरिलेट किया जाता है, ठीक है, मॉडर्न में, तो उसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो डेफिनेशन बताया गया है इट इज़ ए कंजक्टाइवल आउटग्रोथ सीन इन स्क्लेरा पार्ट ऑफ आई। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का कंजक्टाइवल आउटग्रोथ होता है स्क्लेरल पार्ट, सीन इन स्क्लेरल पार्ट ऑफ आई। ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो कॉजेज़ बताया गया है अकर ड्यू टू सब कंजक्टाइवल डिजेनरेशन
इसके अलावा इन विच ए ट्रायंगुलर शीथ ऑफ ए फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू इज इन्वॉल्व्ड, इट्स डेवलप्ड अंडर it develops तो यहाँ पे बताया गया इट डेवलप्स अंडर शीथ द bulbal conjunctiva. It's grow from inner canthus toward the cornea. लोकेशन बताया गया है फाउंड मेनली इन हॉरिजॉन्टल median. Sometime it's may occur from outer canthus also. पार्ट्स के विषय में बात करें तो मेनली 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड बॉडी. ईटियोलॉजी के विषय में बात करें तो इट फ्रिक्वेंटली फॉलो ए पिंगुकुलर वाइटिश पेल इन कलर. कंटेंट्स के विषय में बात करें तो फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू होते हैं, इनिशियल पार्ट ऑफ फर्म सब कंजक्टाइवल होते हैं. ठीक है, ये ईटियोलॉजी. सीन कॉमनली इन समरी एंड हॉट क्लाइमेट. इसके बाद में बात करते हैं इंसिडेंस के विषय में तो मोस्टली सीन इन मोर देन 40 ईयर ऑफ एज. मोस्टली द नेजल साइड इज अफेक्टेड, सम टाइम मे बी बाइलेटरल ऑल्सो. सिम्टम्स के विषय में बताया गया है यूजुअली इट इज़ ए सिम्टमलेस कॉस्मेटिक डिसफ्रिगमेंटेड. इसके अलावा इसमें बताया गया है इम्पेयर विजन इफ पेपिलरी एरिया इज इन्वॉल्व. साइन के विषय में बताया गया है तो साइन में क्या देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर जो ट्रायंगुलर क्या है आपका कॉर्नियल जो अटैचमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे आपका बताया गया ट्रायंगुलर क्रोचमेंट्स ऑफ ए कंजक्टाइवल एरिया फाउंड फ्रॉम इनर कैंथस टूवर्ड कॉर्निया. इसके अलावा पेट्रीजियम इज लूजली अटैच्ड टू स्क्लेरा. occasionally involve occur movement is restricted of eye wall. पैथोलॉजी के बारे में बात करें इट इज़ ए degeneration of a subconjunctival tissue which proliferates like vascularized granulation tissue. इसके अलावा gradually it's inward the cornea. स्टेजेस के बारे में बात करें तो मेनली 2 स्टेज होते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेज, एट्रोपिक स्टेज. प्रोग्रेसिव स्टेज में बताया गया है देयर विल बी थिक फ्रेशी वेस्कुलर प्रोग्रेसिव. इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है इनहेंस टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए कॉर्निया. फिर एट्रोपिक स्टेज में क्या होता है, इट्स डिजनरेटिव स्टेज है. ठीक है, इट्स बिकम थिन एंड पेल इन कलर एंड स्टॉप ग्रोइंग. ठीक है. फिर पेट्रीजियम एंड स्यूडो पेट्रीजियम में क्या अंतर है, तो यहाँ पे बताया गया पेट्रीजियम जो होता है अल्डरी मेनली इन अल्डरी पर्सन में ज़्यादातर मोर देन 40 ईयर के जो एज होता है उसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा अगर ड्यू टू डिजनरेशन. जबकि स्यूडो पेट्रीजियम में बताया गया है एनी एज में आपको देखने को मिलता है बिटवीन इट में बी ड्यू टू केमिकल या इन्फ्लेमेटरी जो चेंजेस हो, केमिकल बर्न हो गया या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो उसके कारण होता है. मेनली 8, 3 o'clock एंड 9 o'clock आपको देखने को मिलेगा कौन सा पेट्रीजियम, जबकि स्यूडो पेट्रीजियम में कैन बी फॉर्म इन एनी मेरिडियन. इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल मीडियम में आपको देखने को मिलता है, ये एनी मीडियम में आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा पेट्रीजियम में बताया गया है ऑन प्रोब कांट बी पास्ड प्रोग्रेसिव, जबकि स्यूडो पेट्रीजियम में बताया गया है प्रोब कैन बी पास्ड नॉन प्रोग्रेसिव.
कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में बताया गया है स्टिग्मेटिज्म, ठीक है, वेस्कुलर इम्पेयरमेंट इफ पेपिलरी इज इन्वॉल्व। इसके अलावा ओकेशनल डिप्लोपिया आपको देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इट इज़ ए सर्जिकल मेनली ज़्यादातर सर्जरी इसमें ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे बताया गया है ड्यूरिंग एट्रोपिक पेट्रिजियम नो ट्रीटमेंट अनलेस इट प्रोग्रेसिव टूवर्ड प्यूपिल बेस्ट टू लेफ्ट इट with a regular follow-up to observe progression। इट प्रोग्रेसिव एक्सीजन अपने को लगाना रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा प्रोग्रेसिव पेट्रिजियम में बताया गया है सर्जरी इन वेस्कुलर इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।